जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th के भूगोल से हम लोग भूमि संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर 1 का जो भाग है भारत संसाधन उपयोग, उसी का खंड क है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भूमि होता क्या है। तो भूमि का परिभाषा हो जाएगा कि भूमि मुख्य रूप से पृथ्वी के ऊपरी ठोस परत को कहते हैं जिस पर अस्थायी रूप से पानी नहीं होता है। यह एक प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला भाग है जो ठोस रूप में जिस पे पानी नहीं पाया जाता है, मुख्य रूप से भूगोल में हम लोग उसी को भूमि कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में इसका मतलब बदल जाता है। अर्थशास्त्र में जो प्रोफेसर मार्शल हैं वो कहते हैं कि भूमि का मतलब सिर्फ पृथ्वी का ऊपरी सतह ठोस भाग ही नहीं होता है, बल्कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पर्वत, पहाड़, पठार, नदी, समुद्र, वन्य जीव, हर चीज़ को वो अर्थशास्त्र में इसको, इकोनॉमिक्स में इसको भूमि माना जाता है। लेकिन भूगोल में हम लोग मुख्य रूप से पृथ्वी का जो ऊपरी ठोस परत होता है उसी को हम लोग भूमि कहते हैं, जिसपे अस्थायी रूप से पानी नहीं होता है। भूमि को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है, इसीलिए इसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। भूमि हम लोगों के जीवन में बहुत ही उपयोगी है क्योंकि हमारे जितने भी आर्थिक क्रियाएं हैं, जो भी हम काम करते हैं, वे सभी हम लोग भूमि पे ही करते हैं। हमारा निवास जो है, हम लोग निवास भी इसी भूमि पे करते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी आर्थिक क्रियाएं हैं, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, खनन हो, परिवहन संचार हो, पशुचारण हो, वन्य जीव हो, मत्स्य पालन हो, या और भी किसी प्रकार के जो भी हम लोग यहाँ पे जितना भी आर्थिक क्रियाएं करते हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग भूमि पे ही करते हैं। उन सभी आर्थिक क्रियाओं का संपादन भूमि पर ही होता है। इसके अलावा हमारा निवास स्थान भी भूमि है। पृथ्वी पर रहने वाले अधिकतर जीव जंतु इसी भूमि पे निवास करते हैं। कुछ जीव जल में भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जीव इसी भूमि पे निवास करते हैं। जो वन है वो भी इसी में है, तो वन्य जीव भी इसी भूमि पे निवास करते हैं। तो इस तरह से भूमि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है। मनुष्य के लिए या किसी भी जीव जंतु के लिए हमारा जो भूमि है वो बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए इस भूमि को हम लोग मौलिक संसाधन भी कहते हैं। मौलिक संसाधन का मतलब होता है वैसे संसाधन जिसका उपयोग हर व्यक्ति को या हर जीव को हो, तो उस तरह के संसाधन को हम लोग मौलिक संसाधन कहते हैं। तो भूमि का उपयोग हर किसी को ज़रूरत है, हर कोई इसका उपयोग करता है, इसलिए भूमि को हम लोग मौलिक संसाधन भी कहते हैं। उसके बाद ये सीमित संसाधन भी है, यानी कि भूमि को सीमित संसाधन कहा जाता है। सीमित संसाधन मतलब जो बहुत ही कम मात्रा में हो। यदि हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें जानते हैं कि पृथ्वी पर जितना भी इसका क्षेत्रफल है उसके 71% भाग पे पानी है, मात्र 29% भाग पे ही भूमि है। तो इस तरह से देखा जाए तो पृथ्वी का आधा से ज़्यादा भाग, लगभग 1/3 भाग सब पानी से भरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, और मात्र 1/4 भाग ही लगभग में, जो 1/4 भाग है उसी पे भूमि पाया जाता है। तो इसलिए इस भूमि को हम लोग सीमित संसाधन भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में है। अब ये सीमित संसाधन है, इसलिए हम लोग को ये सावधानी बरतना चाहिए कि इसका उपयोग हम सही तरीके से करें, पूरे तरह से नियोजित रूप से इसका उपयोग करें। यानी कि हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो 71% पानी से और 29% जमीन से घिरा हुआ है, लेकिन इसमें जो जमीन है, भूमि है, वो बहुत ही कम मात्रा में है। इसलिए हम लोग को ये ज़रूरत पड़ जाता है, हम लोग की आवश्यकता हो जाती है कि हम लोग इसे बहुत ही सावधानीपूर्वक और नियोजित रूप से इसका उपयोग करें। अन्यथा इसका विनाश होने पे ऐसा भी कहा जाता है कि भूमि के विनाश होने से सभ्यता और संस्कृति के भी विनाश हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि जितना भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो हम लोग इसी भूमि पे करते हैं, और आर्थिक क्रियाएं से जो इनकम होती है उसी से एक देश की आगे का भविष्य तय होता है कि वो देश आगे कैसा बनेगा, वो शक्तिशाली होगा या वो कमज़ोर देश होगा, वो विकसित होगा या अविकसित देश होगा। तो ये सभी इसी भूमि पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हम लोग को ज़रूरत हो जाता है कि हम लोग भूमि का संरक्षण करें और उसको सही तरीके से सावधानीपूर्वक से उसका उपयोग करें, उसे नष्ट ना करें। भूमि के कुछ भौतिक स्वरूप भी होते हैं, जैसे कि पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाटी है इत्यादि। तो हमारे भूमि का देखा जाए तो कई सारे भौतिक स्वरूप हैं, जिसमें पर्वत आता है, पठार आता है, मैदान आता है, घाटी है, निम्न भूमि है। तो इस तरह से बहुत सारे इसके भौतिक स्वरूप हैं। तो हम लोग अगर भारत की बात की जाए तो भारत में
भूमि संसाधन की कमी नहीं है, इसमें हम लोग सुखी संपन्न हैं। लेकिन यहाँ पे अगर भारत में देखा जाए तो इसमें कुल भूमि का जो लगभग 33% भाग है उस पे मैदानी इलाका का विस्तार है। यानी कि भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का जो 43% भाग है उसमें भूमि का विस्तार है, यानी जमीन, जो भूमि वाला समतल जमीन होता है उसका विस्तार है। इसके अलावे जो ये मैदानी इलाका है इसका विस्तार है 43% पर, 30% क्षेत्र पर पर्वतीय विस्तार है तथा 27% क्षेत्र पर पठार का विस्तार है। तो ये हमारे भूमि का जो विस्तार है, जो भौतिक स्वरूप है, उसके बारे में बताया गया है कि भारत में 43% भूमि पर मैदानी विस्तार है, उसके बाद 30% भूमि पर पर्वतीय विस्तार है, और जो यहाँ पे 27% क्षेत्र बचा उसमें हम लोग को पठारी विस्तार है, जो बचा खुचा उसमें और भी मरुस्थल वगैरह ये सब पाए जाते हैं। अब यहाँ पे इन सभी का उपयोग है, चाहे वो मैदानी इलाका हो या पर्वतीय इलाका हो या पठारी इलाका हो, इन सब का हमारे जीवन में महत्व है और इसका उपयोग है। जैसे कि हम लोग बात करें मैदान के, तो मैदानी क्षेत्र में ही ज़्यादातर जनसंख्या बसती है। ऐसा सवाल ही पूछा जाता है कि ज़्यादा घना आबादी किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो वो मैदानी क्षेत्र में ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़ को, हर सुविधा, यहाँ पे जीवन जीना सुविधाजनक माना जाता है, क्योंकि ये मैदानी इलाका होता है। जितने भी कृषि कार्य, उद्योग, परिवहन, संचार या किसी भी तरह के आर्थिक क्रियाकलाप है वो भी ज़्यादातर मैदानी क्षेत्र में ही किया जाता है, इसलिए मैदानी क्षेत्र हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी बन जाता है। इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र है ये भी हमारे लिए बहुत ही हमारे जीवन में उपयोगी है, क्योंकि इसी पर्वत से कई सारी नदियों का जो नदियों का जो जन्म होता है, जहाँ से नदियाँ निकलती है वो इसी पर्वतीय इलाके से निकलती है। और जो 12मासी नदियाँ होती है, जिन नदियों में 12 मास यानी 12 महीना पानी भरा होता है, उन नदियों में पानी का स्रोत भी ये पर्वतीय इलाकों से ही माना जाता है। हमारी जो 3 बड़ी नदियाँ हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सभी नदियाँ भी पर्वतीय इलाकों से ही निकली है। तो इस तरह से पर्वतीय क्षेत्र भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावे ये पर्वतीय क्षेत्र हमारे पर्यटन के लिए भी, पर्यटन विकास के लिए भी अच्छा माना जाता है, ये घूमने के लिए भी एक अच्छा जगह माना जाता है। तो इस तरह से नदियों के लिए तो ये हमारे लिए आवश्यक है ही, इसके अलावा पर्यटन के लिए भी पर्वतीय विस्तार हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। उसके बाद है पठारी क्षेत्र यानी पठारी विस्तार, तो ये भी हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसी पठारी क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं। इसी पठारी क्षेत्र में हमारा वन भी बहुत बड़े भाग में वन भी पाया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस तरह से हमारे लिए ये पठारी भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे लिए पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, हर स्वरूप जो भूमि का स्वरूप है वो सभी हमारे लिए उपयोगी है। हम सबके जीवन में उसका बहुत ज़्यादा उसका महत्व है। तो इस तरह से ये हमारे लिए उपयोगी माना जाता है। अब हम लोग को पढ़ना है मृदा के बारे में, यानी मिट्टी के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मृदा कहते किसे हैं, यानी कि मिट्टी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन जो आपके किताब में दिया हुआ है उसके अनुसार हो जाएगा, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो भूमि है, भूमि के ऊपर जो सबसे पतली परत है उसी को हम लोग मिट्टी कहते हैं। ये बहुत ही पतली में परत के रूप में पाई जाती है, और इसे पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक भी माना जाता है, क्योंकि पारितंत्र की जितनी भी घटनाएं घटती है वो इसी मिट्टी से शुरू होती है और अंत में इसी मिट्टी पे आकर खत्म भी होती है। अब है कि हम लोग मृदा यानी मिट्टी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, किस चीज़ में इसका उपयोग करते हैं। तो मृदा का उपयोग मुख्य रूप से हम लोग कृषि में करते हैं, और जितने भी वन हैं, वो उसका भी जो वन है उसका निर्माण भी इसी मिट्टी पे होता है, उसका जन्म भी इसी मिट्टी पे होता है। इसके अलावा जो पौधों का विकास है वो भी इसी मिट्टी पे होता है। तो इस तरह से ये मिट्टी भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो जाती है। उसके बाद है मृदा का निर्माण, यानी कि इस मिट्टी का निर्माण होता कैसे है। तो मिट्टी के निर्माण में यहाँ पे आपकी किताब के अनुसार है कि चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से एक लंबे अवधि के पश्चात मृदा का निर्माण होता है।
यानी कि जो मृदा का निर्माण है उसमें एक लंबा समय लगता है। इसमें जो चट्टान होते हैं वो टूटते हैं, फूटते हैं, कई सारी भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं होते हैं, जैविक अजैविक हर तरह के जब प्रक्रियाएं होती हैं तब एक लंबे समय के बाद मिट्टी का निर्माण होता है। हमारे जो भूगोलविद हैं यानी कि जो भूगोल के ज्ञाता हैं उन लोगों का मानना है कि मिट्टी का जो निर्माण है ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया में होती है, यानी कि मिट्टी का निर्माण एक धीमी प्रक्रिया में होने वाली कार्य है। ऐसा माना जाता है कि कुछ इंच मिट्टी के निर्माण में कई लाख वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर के कुछ इंच ही मिट्टी का निर्माण हो पाता है। तो ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, इसको बनने में काफ़ी समय लगते हैं। यहाँ पे मृदा निर्माण के कुछ कारक हैं जिसके कारण से मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये कुल 7 यहाँ पे दिए हुए हैं। इन्हीं 7 कारकों के कारण मृदा का निर्माण होता है, जिसमें कि सबसे पहले उच्चावच या धराकृति, यानी कि पृथ्वी का जो भूमि है उसकी आकृति कैसी है, ये भी उसमें डिपेंड करता है मिट्टी के निर्माण में। उसके बाद है चट्टान, कि वहाँ का चट्टान कैसा है, तो उस चट्टान के अनुसार भी मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद जलवायु है, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण और समय, तो ये सभी मिल करके मृदा के निर्माण करते हैं। इन सभी को ये वो कारक है जिसके कारण मिट्टी का निर्माण यानी मृदा का निर्माण होता है, जिसमें कि जलवायु भी है। जब जलवायु बदलता है, गर्मी, बरसात, सर्दी आती है, तो उसके अनुसार भी यहाँ पे चट्टानों में कुछ परिवर्तन होते हैं और उससे यहाँ पे मृदा का निर्माण होता है। उसके टूटने फूटने में जलवायु का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। फिर है वनस्पति, तो इसका भी मृदा के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है। जैव पदार्थ भी है, खनिज कण है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान मृदा के निर्माण में होता है। और इन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है समय, क्योंकि समय बहुत लंबा लगता है, इसमें हजारों लाखों वर्ष लगता है, तब जा करके कुछ इंच मृदा का निर्माण होता है। तो ये सभी जो 7 कारक हैं ये सभी मिल करके ही मृदा का निर्माण करते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिट्टी के प्रकार के बारे में और भारत में कौन सी मिट्टी कहाँ है, कितना इसका वितरण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।